Good morning, everybody. Now we are start from illustration 2.9. Illustration 2.9. A network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of a network, first question, and the second, the charge on each capacitor. Charge on each capacitor of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, चलो डायग्राम जो ड्रॉ करके दिया, डिफरेंट 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करके दिए हैं. इसको 500 वोल्ट ए बी सी डी और यहाँ जो ड्रॉ किया है 500 वोल्ट, मतलब यह बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है और बैटरी के पोटेंशियल होते हैं 500. ओके, फर्स्ट कैपेसिटर C1, C2, C3 एंड C4, बट C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेडे. 10 माइक्रोफेरेडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट. ओके, तो ये दोनों पॉइंट के बीच हमको इक्विवेलेंट कंप्लीट करना पड़ेगा. एज पर एग्जांपल कि सपोज मैं यहाँ बैटरी ड्रॉ करूँ 500 वोल्ट, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट से दो पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर और इस डायरेक्शन में. अब चेक करो, ये वाला करंट पूरा यहाँ से पास होगा. इसका मतलब C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज. C1, C2, C3 आर इन सीरीज. तो लिखेंगे C1, C2 एंड C3 आर इन, कौन सी कॉम्बिनेशन होगी ये? सीरीज कॉम्बिनेशन. आर इन सीरीज एंड देयरफॉर ओके, सीरीज की फॉर्मूला, सो 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ओके, लेकिन और एक फॉर्मूला भी थी. जब हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया था तो एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि इक्वल मैग्नीट्यूड के n कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर रिजल्टेंट C डैश इज इक्वल टू C बाई n. सो C इज इक्वल टू 10 माइक्रो डिवाइड बाय 3. So C dash is equal to 10 by 3 microfarad, 10 upon 3 microfarad. So now remaining circuit is (500 volt) C4 and C dash. C4 and C dash. Now C4 and C dash are in parallel. Now C4 and C dash are in parallel. So resultant C is equal to C dash plus C4. क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब एडिशन होगी. C dash is equal to 10 by 3. C4 is equal to 10. So now addition is 40 by 3. And therefore C is equal to 13.333 microfarad. तो फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन नेटवर्क. रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ given network is 13.33 microfarad. Okay, second question is the electric charge on parallel plate capacitor. Electric charge on parallel plate capacitor. अब एक चीज़ याद रखो, ये तीनों सीरीज में है, इसका मतलब तीनों के लिए चार्ज इक्वल मिलेगा, लेकिन इसकी चार्ज डिफर होगी. अब चेक करो, C डैश यहाँ से, सॉरी, C डैश, C4 एंड बैटरी तीनों पैरेलल में है, तीनों के लिए पोटेंशियल क्या मिलेगी? इक्वल मिलेगी. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3 is Q is equal to ओके, C इक्वल टू Q बाई V. C इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q बाई V. सो Q इज इक्वल टू C is equal to Q by V. So Q is equal to C dash V. क्योंकि तीनों की रिजल्टेंट C डैश है. C डैश इज 10 by 3.
माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ and 500. Okay, so ratio approximate as 1.77. अब देखो ये डिवाइड करने 5/3, so nearly 1.7. okay, so 2 and 3 0, so into 10⁻³ coulomb. 1.7 into 10⁻³ coulomb. Okay, so now electric charge on C1, C2 and C3 is Q, and Q is equal to C dash V. C dash V मतलब C dash is equal to 10/3. यहाँ कैलकुलेट हमने किया था. माइक्रोफेरेडे मतलब 10⁻⁻⁶. पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज 500. So 5/3 is 1.7 approximate, and therefore answer is 1.7 10⁻³ coulomb. Okay, now electric charge on. Now charge on C4. Charge on C4 is Q4 is equal to, okay, C4 into V. C4 into V. So C4 is a 10 micro and 500. Battery voltage 500. So 5 into 10⁻³ coulomb is the electric charge on C4 capacitor. Okay. अच्छा, डिफरेंट सर्किट के अंदर भी इस टाइप की क्वेश्चन हो सकती है कि डिफरेंट नेटवर्क का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेटेड मेथड से जब कैपेसिटर कनेक्ट हो जाता है उसको नेटवर्क बताया जाता है. रेजिस्टेंस, नेटवर्क, प्राइमरी सेल, कॉम्प्लिकेटेड मेथड से जब कनेक्ट किया जाता है उसको नेटवर्क बताया जाता है. 3rd चैप्टर में इसकी डेफिनेशन है. ओके, तो इस नेटवर्क के लिए सबसे पहले हमने कंप्लीट क्या किया, तो कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और उसके बाद हर कैपेसिटर के लिए हमको इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना था. ओके, ऐसी 2-3 ऐसी सर्किट है जहाँ इस टाइप की कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन इसी मेथड से होगा, इसलिए मेथड याद रखना है. ओके, now illustration number 2.10 is the last illustration in chapter number 2. The question is, the 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored in a capacitor? Second question is, the capacitor is disconnected from the battery and connected to the another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? Okay, initially तो ऐसी डायग्राम हो सकती है. $900 picofarad and 100 volt battery. Okay, so energy stored in given capacitor U is equal to 1/2 C1 V square. C1 V square. So now 1/2 C1 900 pico मतलब 10⁻⁻12. So 4.5. 9 divided by 2 is 4.5. ओके, ये 2 0 यहाँ मल्टीप्लाई कर जो 10⁻⁻10 और ये 10⁻4, इसका मतलब 10⁻⁻6 जूल. सो आंसर U इज इक्वल टू 4.5 10⁻⁻6 जूल. पहले पॉइंट के लिए हम इतनी कैलकुलेशन बताएंगे. ओके, नाउ सेकेंड में बताया कि ये कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्ट करना है और सिमिलर कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट करना है, मतलब 900 पिकोफैरेड 900 पिकोफैरेड. ओके, चलो जब ये बैटरी हमने कनेक्ट की तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना स्टोर होगा, Q जितना. तो ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q²/2C1, Q²/2C1 ऐसा भी लिख सकते हैं. अब चेक करो कि जो चार्ज यहाँ स्टोर हुआ था जब अनदर कैपेसिटर कनेक्ट किया जाएगा वो तो अनचार्ज है. इसका मतलब दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज Q/2 हो जाएगा. ऐसा क्यों? दोनों के लिए मैग्नेट इक्वल है और इक्वल मैग्नेट इसका मतलब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी, इक्वल होगी. ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन गिवन कैपेसिटर Q डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/2. Q डैश इक्वल टू Q/2. ओके, सो नाउ एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम U इज इक्वल टू 2 इंटू Q²/2C. अब C1 C2 इक्वल टू C भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए सपोज C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C. ओके, अब ऐड क्या करेंगे, देखो 2 Q² लिखा है, इसकी वजह Q/2, तो Q², 2 तो था
ओके, 2 कैंसिल कर देंगे, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन Q डैश इज इक्वल टू Q बाई 2, तो होगा 4 और क्या लिखेंगे C। ये पता चल रहा है, Q कैंसिल, Q डैश इक्वल टू Q बाई 2, स्क्वायर होगा तो Q स्क्वायर बाई 4 और क्या रहेगा C। ओके, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि एनर्जी U डैश सिस्टम की एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी थी, ये फाइनल एनर्जी है। तो U डैश इज इक्वल टू, हम इतना चेंज करते हैं, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 2C, ऐसा लिख सकता है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C1, C1 C2 तो इक्वल ही था, तो ये एनर्जी वहाँ हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब U डैश इज इक्वल टू 1/2 U एंड देयरफॉर 1/2 4.5 10⁻⁻⁶, सो आंसर 2.25 इंटू 10⁻⁻�6 जूल। क्लियर? ये मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। डिफरेंट मेथड से भी हो सकता है कि सपोज आपने दोनों को सीरीज में रखा है, पैरेलल में, तो सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन से आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो और बाद में आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो और ऐड करो तो भी चलेगा, लेकिन ये इजीएस्ट मेथड है। ओके, तो इसके साथ चैप्टर के सभी इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में उन लोगों ने अब तक पूछे हैं, उस टाइप के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आपको ये भी सभी होमवर्क में लिखने हैं और प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल कि ए और बी, C1 C2 एंड C3, ओके, सर्किट से लगता है कि ये सर्किट थोड़ी टिपिकल सर्किट है। अब कैसे पता चलेगा कि तीनों सीरीज में या पैरेलल में है? तो इसको पहले सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर क्वेश्चन में कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेडे। फाइंड आउट द रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो इसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिंपल सर्किट कैसे बनेगी? तो देखो, A पॉइंट इज कनेक्टेड टू C1 एंड A पॉइंट कनेक्टेड टू C2 एंड C3 ऑल्सो। देखो ये जो है कॉमन कनेक्टेड वायर है, तो C1 के साथ तो कनेक्टेड है ही, लेकिन A पॉइंट C2 और C3 के साथ भी कनेक्टेड है। सिमिलरली B पॉइंट कनेक्टेड विथ C3 एंड B पॉइंट कनेक्टेड विथ C1 एंड C2 ऑल्सो। तो ये सिंपल सर्किट ऐसे बनेगी। C1 C2 C3 A और B। देखो A पॉइंट कनेक्टेड विथ C1, A पॉइंट कनेक्टेड विथ C2 एंड C3, A कनेक्टेड विथ C1, A कनेक्टेड विथ C2 एंड C3। सिमिलरली B कनेक्टेड विथ C1, B कनेक्टेड विथ C2 एंड C3। इसका मतलब ये डायग्राम कुछ नहीं दे रहा है, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। C1 C2 C3 आर इन पैरेलल, ओके, एंड तीनों पैरेलल में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर द रिजल्टेंट C इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, लेकिन तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो C इज इक्वल टू 3 इंटू C डैश इक्वल टू 3 इंटू C, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो आंसर C डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 12। ओके, तो आंसर क्या होगा 36 माइक्रोफेरेडे। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मतलब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आना, सर्किट समझ में आनी चाहिए और उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, सिमिलर सर्किट बता रहा हूँ एक और, तो ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में 1 हुआ। ओके, फर्स्ट एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। नाउ सेकंड एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ऐसा होगा, A B C1 C2 C3 C4।
C1 equal to C4 is equal to 1 microfarad, but C2 is equal to C3 equal to 2 microfarad. Okay, find the resultant between A and B. Find the resultant capacitance between A and B. अब इसको भी सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल सर्किट क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले ए, ओके, ए C1 के साथ तो कनेक्टेड है ही, लेकिन ए C3 और C4 के साथ भी कनेक्टेड है. देखो, ए C1 के साथ कनेक्टेड है, ए C3 के साथ कनेक्टेड और ए C4 के साथ भी कनेक्टेड है. ओके, ऐसा नहीं पता चल रहा है तो एक सिंपल सर्किट और भी बता रहे कि ये दोनों सीरीज में होंगे पैरेलल में, तो यहाँ से जो करंट पास हुआ इधर जाएगा, ये यहाँ से करंट पास करेंगे तो इधर आएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे. ये दोनों क्या होंगे? सीरीज में. तो सिंपल एक मेथड ऐसी भी हो सकती है. देखो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ. ये हुआ C1, ये हुआ C3, ये C2 और ये C4. मतलब A C1 के साथ कनेक्टेड है, A C3 के साथ और A C4 के साथ. सिमिलरली B कनेक्टेड विथ C4, B कनेक्टेड विथ C2 एंड C1. तो देखो वही पॉइंट्स बाकी हैं. B connected with C1, B connected with C2 and B connected with C4, मतलब C4, C2 and C1. तो डायग्राम से पता चलेगा कि दोनों सीरीज में है. ओके, तो रिजल्टेंट ऑफ C2 एंड C3, रिजल्टेंट ऑफ C2 एंड C3, सपोज C डैश, तो क्या लिखेंगे? C/N, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है. देखो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल. तो इसका मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड है. इसका मतलब इसका रिजल्टेंट हो गया 1 माइक्रोफेरेड. सो रिमेनिंग सर्किट इज B A C1 C dash C4, C1 C dash and C4. Okay, now C1 C dash C4 are in parallel combination. So resultant capacitance between A and B, C dash is equal to C1 plus C dash plus C4. Okay, now C1 and C4 equal to 1. So C1 1, C dash also 1, C4 also 1. So now C dash is equal to 3 microfarad. क्लियर? तो ये भी सर्किट इसी तरह से कि नॉर्मल सर्किट में इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए. ओके, थर्ड एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल. अब ये भी सर्किट आप चेक करो तो पता चलेगा. ये प्रॉपरली याद रहना चाहिए कि इस टाइप की सर्किट बहुत बार उन लोगों ने कंप्लीट करके पूछी है. ओके, नाउ A एंड B, ये सभी कैपेसिटर की मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, C1 C2 C3 C4 C5, C1 equal to C2 equal to C3 equal to C4 is equal to C5, 10 microfarad. Find the resultant between A and B. Find the resultant between A and B. अब देखो आपको लगेगा कि पहले वाली सर्किट इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है. नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज है. इसलिए कि जब इसको अब बैटरी से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से करंट पास होगा तो करंट इधर भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा. अब करंट यहाँ गया और यहाँ गया, तो सपोज ड्रॉ कराऊँ. चलो ये I1, ये I2. I1 करंट यहाँ गया, I2 इधर जा रहा है, तो इस लाइन में कौन सा करंट पास होगा? I1 ऐसे आएगा या I2 यहाँ से ऊपर जाएगा. तो उन लोगों ने बताया कि ये जो सर्किट डायग्राम, ये जो नेटवर्क है, उसको व्हिस्टन नेटवर्क बताया जाता है. चैप्टर नंबर 3 में उसकी थियोरी है, प्रैक्टिकल भी है. ओके, तो इसको व्हिस्टन नेटवर्क बताया जाता है. और व्हिस्टन नेटवर्क के अंदर रेजिस्टेंस का यूज़ होता है, कैपेसिटर का नहीं. लेकिन फिर भी वो लोग रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर के लिए लोग क्वेश्चन करेंगे. ओके, वहाँ भी सर्किट इस टाइप की रहती है. मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, रेजिस्टेंस के साथ बना रहा हूँ. चारों साइड ऐसे रेजिस्टेंस होंगे और यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दी जाएगी. और यहाँ एक मीटर होता है गैल्वेनोमीटर. ये R1, R2,
R3 एंड R4। जब यहाँ से करंट पास होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, I1 एंड I2। सपोज एंटर होने करंट I है, तो उन लोगों ने बताया कि इस पॉइंट को A बताएंगे, ये B और C और D। तो C और D से पास होने वाली करंट कौन सी होगी, I1 यहाँ से पास होगा या I2 यहाँ से पास होगा। तो ये नेटवर्क विस्टन ने बताया था, और उसने बताया कि आप इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे R1 R2 R3 की कि यहाँ से पास होने वाली करंट जीरो हो जानी चाहिए। मतलब सेंटर से जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट क्या होनी चाहिए, जीरो। मतलब गैल्वेनोमेट्रिक करंट मतलब IC इक्वल टू जीरो। लेकिन ये कैसे होगा, तो उन लोगों के गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो करनी है तो R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4 होना चाहिए। ये दोनों की रेशियो इक्वल होगी तो ये दोनों की पोटेंशियल इक्वल होगी, और जब दोनों की पोटेंशियल इक्वल होती है तो करंट पास नहीं होता। क्लियर। ये विस्टन ब्रिज में चैप्टर नंबर 3 में है, और इसी कंटेंट से ये पूरा न्यूमेरिकल या MCQ है। ऐसे तो MCQ में ही पूछेंगे, न्यूमेरिकल नहीं होगा। अब चेक करो, अभी मैंने बताया था यहाँ लिखेंगे कि ये सर्किट जो है विस्टन ब्रिज की सर्किट है, और विस्टन ब्रिज इन इक्विलिब्रियम कैसे, तो C1/C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। क्यों, सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। 10/10 इज इक्वल टू 10/10, मतलब ये दोनों और ये दोनों की रेशियो क्या होती है, इक्वल। जब ये दोनों की रेशियो और ये दोनों की रेशियो इक्वल होगी तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब सर्किट में C5 पार्ट नहीं लेगा, और जब सर्किट में C5 पार्ट लेगा ही नहीं तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 एंड C4। अब चेक करो, यहां से करंट पास हुआ, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी क्या होंगे, सीरीज में। तो क्या लिखेंगे, C1 एंड C2 आर इन सीरीज एंड देयरफॉर C डैश इज इक्वल टू, अब दोनों सीरीज में होंगे, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे, C डैश इक्वल टू C बाई N। कितना कैपेसिटेंस दिया था, 10 डिवाइड बाय 2, आंसर 5 माइक्रोफैरड। ओके। सिमिलरली क्या लिखेंगे, C3 एंड C4 आर इन सीरीज एंड देयरफॉर C डबल डैश इज इक्वल टू C बाई N 10/2 5 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इसके रिजल्टेंट 5, इसकी भी रिजल्टेंट 5। सो नाउ रिमेनिंग सर्किट इज A or B, C dash and C double dash. So C dash and C double dash are in parallel. C dash and C double dash are in parallel. So resultant between A and B, C is equal to C dash plus C double dash. इसका मतलब 5 plus 5 total addition 10 माइक्रोफैरड। इसका मतलब A और B के बीच की टोटल रिजल्टेंट आंसर क्या होगी, 10 माइक्रोफैरड। अब एक हिंट याद रखो, इतना बड़ा न्यूमेरिकल 1 मार्क्स गुड सेट एग्जामिनेशन, इतना बड़ा न्यूमेरिकल 1 मिनट में कंप्लीट करना है नीट एग्जामिनेशन, तो कैसे होगा, तो जब आपको सर्किट विस्टन ब्रिज की सर्किट मिलती है और 1 2 3 4, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये चारों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। फिर से बता रहा हूँ, सर्किट कौन सी है, विस्टन ब्रिज, ये सभी की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वही आंसर होगा। तो वही क्या होगा, आंसर। मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब घर बैठ के इसको 5 कर दो चलो और कैलकुलेट करो, लास्ट आंसर 5 होगा। अब ये रेजिस्टेंस के लिए भी राइट है और कैपेसिटेंस के लिए भी राइट। क्लियर, पता चल गया। तो ये विस्टन ब्रिज की सर्किट है, याद कैसे रखेंगे, विस्टन ब्रिज की सर्किट होगी तो यहाँ 2 रेजिस्टेंस होगी, यहाँ भी रेजिस्टेंस होंगे, ये दोनों की रेशियो इक्वल होगी, तो ये 100 पीस हो जाएगा। मतलब ये सर्किट में पार्ट नहीं लेगा, तो इसको हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। बाद में ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी क्या होगा, सीरीज, और बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है वो पैरेलल में होगा। इस तरह के इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी।